अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिप्ले। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में शिकस्त दे दी, जिसके बाद आप एक मरतबा फिर शायकीन क्रिकेट मायूस हैं। लेकिन हमने ये जरूर देखा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के आने से एक फाइटिंग स्पिरिट टीम में नजर आई। बैटिंग के अंदर पाकिस्तान गेम में मौजूद था, लेकिन एक मरतबा फिर बॉलर्स ने बहुत ज्यादा रन कंसीड किए। 344 रन 9 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बनाए थे और पाकिस्तान की टीम 271 रन पे ऑल आउट हो गई। एक मौके पे जब बाबर आजम खेल रहे थे, लगता था जैसे ये मैच में पाकिस्तान अभी आगे जाकर चैलेंज कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए पाकिस्तान की टीम रेत की दीवार की तरह जो है बैटिंग लाइन वो ढह गई। इस मैच पे बात करेंगे और फिर आने वाले मैच में बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम ज्वाइन करने के लिए। एक्सपीरियंस नजर आया कल जब बाबर आजम खेल रहे थे। सलमान अली आगा दिन ब दिन इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और एक ब्राइट स्पॉट है वो पाकिस्तान के लिए इन द लास्ट 6 मंथ। लेकिन पहले अगर हम बॉलिंग की बात करें गुलाम मुर्तजा, 344 रन 9 विकेटों के नुकसान पर फैटल मिस्टेक जिसको कहते हैं ना, कि पांचवा बॉलर आपके पास मौजूद ही नहीं था। न्यूजीलैंड ने भरपूर फायदा उठाया और उसी 5 ओवर में 110 से ज्यादा रन बन गए। ये कब हम सीखेंगे कि 5 बॉलर होने जरूरी हैं? कभी हम स्पिनर से ही सिलेक्ट नहीं कर पाते। 11 और सिलेक्शन कमेटी पर सवालिया निशान बहुत अरसे से उठ रहे हैं, लेकिन कोई तो मुझे इसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। जी 11 सेलेक्ट करना बहुत जरूरी था और न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में 11 प्लेयर चुनना सबसे बड़ा चैलेंज था। और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट ने 11वां जो प्लेयर है वो बेहतर अंदाज में नहीं उसका इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि 5वां बॉलर जो खिलाना था न्यूजीलैंड की कंडीशन में, अगर आप फास्ट बॉलर सीमर्स को खिलाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन वहां पे हम सलमान अली आगा के साथ जा रहे हैं और इरफान खान न्याजी के साथ जा रहे हैं, तो 10 ओवर जो उन्होंने किए तो उन्होंने 118 रन मजमूई तौर पर दिए। जब वनडे में आप 118 रन एक बॉलर कंसीड करता है तो उसमें टीम का जो बैक वापिस आना मैच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों बॉलर ने 10 ओवर्स में 118 रन खाए और बाउंड्री छोटी थी और हमारे जो बैटर से 30, 35, 40 रन जो कर रहे हैं, ओपनर कर रहे हैं या मिडल ऑर्डर में जो हमारे कैप्टन है रिजवान, उन्होंने किए, तो उसे लंबी इनिंग में हमने कन्वर्ट करना है। जब लंबी इनिंग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम 350 रन चेंज कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में हमें 5वां बॉलर ना खिला के सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने 350 रन खाए। तो इसलिए पाकिस्तान ये बाकायदा तौर पर सवाल भी हुआ हमारे जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ से कि हमने 5वां बॉलर क्यों नहीं खिलाया और अगले मैच में क्या खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मैनेजमेंट है जो वो फैसला करेगी। और दूसरा ये कि फहीम अशरफ को साथ लेके गए, अगर हमने ऑलराउंडर सीमर को नहीं खिलाना तो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में उन्हें सिलेक्ट करने का क्या फायदा। तो पाकिस्तान जैसी कंडीशन में तो आप स्पिनर से 10 ओवर करवा सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में आपने फास्ट बॉलर से 10 ओवर करवाने। सबसे पहले ये पाकिस्तान ने गलती की, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जो सही चल रहा था वो मैच पाकिस्तान हार गया। गुलाम मुर्तजा, एक तरह से मजाक लगता है क्योंकि अब हम इतना हार रहे हैं कि अब गुस्सा आने लगा है लोगों को, लोग मायूस होते जा रहे हैं। पीएसएल सर पे खड़ा है, लोग ये भी बात करें कि पीएसएल के लिए भी लोगों को लगता है घरों से निकालने के लिए कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी। बट जहां स्पिनर खिलाने थे वहां खिलाए नहीं, जहां पर नहीं लेकर जाने थे वहां T20 सीरीज में 3-3 स्पिनर नजर आ रहे थे। इरफान खान न्याजी ने कभी फर्स्ट क्लास में बॉलिंग नहीं की, कल वो लगातार 5 ओवर करा देते हैं। ये क्या संगीन मजाक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और आपने मुझे खबर दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कि वो मजीद कंटिन्यू करेंगे। क्या इस परफॉर्मेंस के बाद भी मतलब उनके हक में ही बात जा रही है? नहीं, उनके हक में तो नहीं जा रही, बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। और पहली बात जो आपने की कि शायकीन बहुत ज्यादा मायूस हैं और कैंपेन करनी पड़ेगी कि पीएसएल के लिए ग्राउंड्स में शायकीन आ सके। तो बहुत ज्यादा शायकीन को गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिसको कोई भी शख्स बैक नहीं कर सकता, और चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे अफसरान हों। तो इसलिए टीम की परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट को, खासकर सिलेक्शन कमेटी को, ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में हम 3 स्पिनर्स क्यों भेज रहे हैं और पाकिस्तान जैसी कंडीशन में हम फास्ट बॉलर रख रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन का बहुत बड़ा एक फॉल्ट आप कह सकते हैं। और खिलाड़ी जब टीम एक प्रॉपर 11 प्लेयर एक कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बनेगा तो वहां पे परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं होगी। तो फहीम अशरफ को साथ लेके गए हैं एज ए जो ऑलराउंडर, तो आपने उसे खिलाना है और आप स्पिनर्स को खिला रहे हैं। आपने सही निशानदेही की कि इरफान खान न्याजी जो पहले बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते, उनसे हम 5 ओवर करवा रहे हैं और 67 रन वो दे रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में और जब आपके पार्ट टाइमर स्कोर उन्हें रन ज्यादा पड़ेंगे तो टीम ऑब्वियसली वो बैकफुट पे जाएगी। और हमने
अगर एक बैट्समैन ज्यादा खिलाने के लिए प्लानिंग की थी तो हमारे जो मिडिल ऑर्डर्स में खासकर इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर, तो ये रन्स नहीं इन्होंने किए, थोड़ा सलमान अली आगा का साथ नहीं दिया जिस कंडीशन में साथ देना चाहिए था, पार्टनरशिप लगनी चाहिए थी, पाकिस्तान मैच में जो वापस आता, लेकिन वहां पे विकेटें बैक टू बैक विकेटें गिरी और पाकिस्तान जो मैच हार गया। अब अगले मैच में हमें 5वां बॉलर लास्ट में खिलाना होगा। और आकिब जावेद की आपने बात की, तो जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो ऑब्वियसली ओहदों पे तब्दीलियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन आकिब जावेद को ये लाया गया है कि इंश्योर करके कि उनको बैक किया जाएगा। और न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में ये कहा गया था क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर नहीं होती, तो इस वजह से उन्हें कहा गया था कि आप जाएं, आपको बैक करेंगे। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि पाकिस्तान में मैनेजमेंट तब्दील हो रही है, सिलेक्शन कमेटी तब्दील होगी या टीम मैनेजमेंट तब्दील होगी, तो ये तो फैसला जब सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद ही होगा। ठीक है। गुलाम मुर्तजा, अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, रिजवान ने चले कुछ बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन जब वो दोनों खेल रहे थे एक स्टेबिलिटी नजर आती है, लगता है कि जैसे ना पाकिस्तान सेफ हैंड्स में है, लड़के उनके साथ भी खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बाबर जब आउट हुए तो उसके बाद पूरी टीम सिर्फ 22 रन ही मजीद इजाफा कर सकी और टोटल कोलैप्स हुआ। सो वो जो आइडिया था कि रिजवान बाबर के बगैर हम कोई अपनी टीम को आगे जाता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो T20 हो, यहाँ तक कि लोगों ने मतलब बाबर आजम तो टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हुए। कल ग्रांट इलियट कह रहे हैं कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको देखने का मजा आता है। वो कमेंटेटर्स जो खेले हुए हैं, जो बड़ी कंजूसी करते हैं दूसरे की तारीफ करने में, वो कह रहे हैं जी अब आपको खेलते हुए देखते हुए हमें मजा आता है। और उन्होंने फिर कमेंट्री में कहा कि हमें ऐसे खिलाड़ी को जब वो परफॉर्म ना भी करे तो उसको बैक करना चाहिए। बट हमारे यहाँ तो आप देखें ना, कोई कल्चर ही नहीं है। कल मैंने वो ट्वीट भी किया स्टैट कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रन चेजेस के अंदर, कामयाब रन चेजेस के अंदर सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं। मोहम्मद रिजवान इसी तरह गाए बगाए, आपको याद है चाहे वो श्रीलंका वाली इनिंग थी वर्ल्ड कप की या भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ट्राई सीरीज में उन्होंने सेंचुरी बना के मैच जितवाए, जी हाँ, ट्राई नेशन के अंदर, तो वही दोनों परफॉर्म करते हैं। अच्छा लगा कल जब अब्दुल्ला शफीक हो जाएं या आपके जो उस्मान है, कल उन्होंने इंटेंट दिखाई, लेकिन ये सिर्फ तनकीद बाबर आजम पे, रिजवान पे करना, ये आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाबर आजम जब खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो पूरी टीम उनके सराउंडिंग खेलती थी। जब वो रन्स करते थे 76% रेशियो ऐसी है कि बाबर आजम जिस मैच में रन्स करते हैं वो पाकिस्तान मैच जीतता है। तो इसलिए बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद इस वजह से कर रहे थे लोग कि जब वो क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीत रहा था, उनके इर्द गिर्द खेलने वाले स्पोर्टिव रोल उन्हें जरूर मिलता था, लेकिन मैच जिताने वाले लोग कम थे। तो इस वजह से बाबर आजम को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन ये तनकीद बेजा भी है कि एक फर्क के ऊपर आपने 11 प्लेयर्स खिलाने और 11 प्लेयर्स को छोड़ के आप एक फर्क के ऊपर तनकीद करते हैं। पूरी टीम के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, और अगर टीम जीतती है तो टीम का क्रेडिट होता है, और अगर टीम हारती है तो टीम उसका हारने का क्रेडिट भी टीम को जाता है। तो इसलिए बाबर आजम अच्छे टच में नजर आए, ये अच्छी बात है कि वो फॉर्म में आए, क्योंकि उनके रन्स करने की वजह से पाकिस्तान जीता भी है, सीनियर प्लेयर है, और दूसरा उनके साथ यंगस्टर अगर परफॉर्म करेंगे टीम पूरी बन जाएगी, कॉम्बिनेशन एक अच्छा होगा तो पाकिस्तान दोबारा से वो जीत के ट्रैक पर आ भी सकता है। दूसरी टीमों का कंपैरिजन करें तो अगर इंडियन टीम का कंपैरिजन करें तो वहां पे विराट कोहली को बहुत ज्यादा उनके साथ कंपेयर किया जाता था बाबर आजम के साथ, लेकिन उनकी टीम में खेलने वाले ओपनर देखे, रोहित शर्मा उनके साथ खेलते हैं, नीचे से बारी लेने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं, ऋषभ पंत हैं और दीगर जो उनके बल्लेबाज हैं, तकरीबन सबकी 50 की एवरेज है। तो विराट कोहली को पूरा एक स्पोर्टिव रोल मिलता है कि वो अगर रन्स नहीं भी करते तो उनकी टीम जीतती है। तो बाबर आजम अगर रन्स नहीं करते तो टीम हारती है, तो टीम के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर इसीलिए पाकिस्तानी जो तनकीद करते हैं, तो इसलिए अकेले एक फर्द पर तनकीद करना बेजा है, ये बात तो दुरुस्त है। ठीक है। गुलाम मुर्तजा, आखिर में कुछ बात करते हैं, ये जो ऑफ फील्ड सरगर्मी है पाकिस्तान क्रिकेट की एक साल में, वो भी बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। आपको पता है कि इंजमामुल हक का जो मामला हुआ उसमें भी एक प्लेयर एजेंट की कंपनी इन्वॉल्व थी। अब एक और प्लेयर एजेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज आई जो पाकिस्तान मीडिया ने खासतौर पर रिपोर्ट की कि उनको बैंड किया गया है, और फिर उसमें जो अवामिल बताए गए हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हवाले से गुलाम मुर्तजा कुछ ऑथेंटिसिटी मालूम हो सकी इस मामले की? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस पर चुप साधे बैठा है, उनके जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है समीर हसन बन्नी साहब बड़े रिस्पॉन्सिव रहे और बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया, हमेशा
सहाफ़ियों को जवाबात देने में, अपना प्रोफेशनलिज्म, और बहुत लंबी इनिंग खेल के रुखसत हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। उससे पहले वो आईसीसी में थे, तो उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने सहाफ़ियों के लिए हमेशा ज़िंदगी को आसान बनाया। लेकिन अब वो जा चुके हैं, तो कोई रिस्पॉन्स इस हवाले से गुलाम मुर्तज़ा के जो बहुत मतलब तशवीशनाक इसलिए कि हमारी हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं रही इंग्लैंड में। आपको याद है 2010 में क्या हुआ है? जी बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो उस कंपनी को बैन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक उस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना ही कोई शख्स इस हवाले से कोई बात कर रहा है। और ये तशवीशनाक बात है कि वही कंपनी पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स, नामी ग्रामी प्लेयर्स, जिनमें 20 से ज़ायद प्लेयर्स हैं जो उस कंपनी के साथ अटैच हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी जिनमें कोचेस भी हैं और पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच भी उसी कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, तो वो भी इस कंपनी के साथ हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका हवाले से इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ईसीबी ने जो बात की है, जो उनकी प्रेस रिलीज में आया है, वो तशवीशनाक है। और लेकिन ये भी देखना होगा कि कंपनी की जानिब से अपना क्या मौक़िफ़ पेश किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे मैंने कहा ना कि पीसीबी के तर्जुमान अब से कुछ दिन पहले तक समीर हसन बर्नी साहब थे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट को बड़ी अशद ज़रूरत है कि वो जल्द इस हवाले से अल्टरनेट जो है वो मुकर्रर करे, ताकि जो इस तरह की क्यूरीज हैं उनके सही और बर वक्त जवाब जो है मिल सकें, जो कि उनकी अलावा कोई एक चीज़ करने से बहरहाल कासिर था। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ के पहले मैच के हवाले से हमने बात की, और प्रोग्राम रिप्ले में चूँकि मुमकिन तौर पर शायद ये आज रमज़ान का आखिरी एपिसोड हो सकता है, तो 3:30 बजे आज तो आपने देखा, लेकिन इंशाल्लाह अगर कल ईद होती है, जो भी फैसला होगा, तो ईद के और फिर ऑनवर्ड्स आप 5 बजे प्रोग्राम रिप्ले देख सकेंगे। तो ये काइंडली आप नोट फरमा दीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।